विद्यार्थियों, आज मैं आपको निबंध के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। निबंध गद्य की एक विधा है और वो विधा हिंदी साहित्य में कब से प्रारंभ हुई है। वैसे तो माना जाता है कि हिंदी साहित्य के जितने भी भेद हैं, काल विभाजन किए हैं, उनमें ज़्यादातर पद्य साहित्य का ही प्रभाव रहा है। चाहे तो हिंदी साहित्य का आदिकाल देख लीजिए, भक्ति काल देख लीजिए, रीतिकाल देख लीजिए, और आधुनिक काल में गद्य और पद्य दोनों समानांतर विधाएं चल रही हैं। लेकिन गद्य का ज़्यादा विकास परवर्ती पहले वाले कालों में नहीं हुआ। तो गद्य के बारे में अपन निबंध में जब ये चर्चा चल रही है तो गद्य के उद्भव के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको प्रदान करना चाहूँगा कि गद्य का उद्भव कब से माना गया। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि वर्ण रत्नाकर एक रचना थी जिसमें हिंदी खड़ी बोली के गद्य के कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, वर्ण रत्नाकर आदि ऐसी कुछ रचनाएं हैं जिनमें हमें गद्य के कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। लेकिन जब इनको देखते हैं तो हिंदी के विद्वान कहते हैं कि ये पूरा गद्य न होकर के एक उदाहरण के रूप में है। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये एक गुटकों के रूप में है। जैसे मान लीजिए आदिकाल में यानी सिद्धू के साहित्य को जब हम देखते हैं, नाथों के साहित्य को देखते हैं, तो गद्य का थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। और विद्वान मानते हैं कि ये स्टार्टिंग थी, ये शुरुआत थी, और इसी काल में यानी थोड़ा बहुत गद्य प्रारंभ होने लग गया था। लेकिन इसका ज़्यादातर विकास न हो सका क्योंकि वो काल पद्य के क्षेत्र में माना गया है और पद्य के क्षेत्र में ही ज़्यादातर रचनाएं चल रही थी। तो आदिकाल भक्ति काल में थोड़ा बहुत यानी गद्य का उद्भव देखने को मिलता है। रीतिकाल में खड़ी बोली में और अवधी भाषा में भी थोड़ा सा गद्य लिखा गया था और अन्य भाषाओं में भी गद्य लिखा गया था। लेकिन उस गद्य का विधिवत विकास तो आधुनिक काल में ही माना जाता है। और कहते हैं कि आधुनिक काल में भारतेंदु जो युग था, तो भारतेंदु युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यानी संवत 1900 से आज तक माना। अर्थात 1927 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जब मृत्यु हो गई तो उससे पहले यानी उन्होंने आधुनिक काल का काल विभाजन किया था और उन्होंने कहा था कि 1843 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो काल था वो काल भारतेंदु काल था और भारतेंदु ने ही ज़्यादातर गद्य साहित्य लिखा था। और भारतेंदु के साथ साथ उसकी जो मंडली थी उस मंडली ने भी यानी गद्य का विकास किया था। लेकिन गद्य के विकास में जब द्विवेदी युग आता है तो द्विवेदी युग में यानी गद्य के विकास में बाधाएं आने लगी थी और उसमें जो अशुद्धियां थी उन अशुद्धियों को द्विवेदी युग में दूर किया गया था। इसलिए द्विवेदी युग में ज़्यादा गद्य का विकास नहीं हुआ। 1927 में आचार्य शुक्ल की मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने उन काल को प्रथम उत्थान काल, द्वितीय उत्थान काल इसी प्रकार से इन्होंने नाम दिया और तृतीय उत्थान काल में 1927 में उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन 1943 से पहले 1843 से पहले भी हमारे यहाँ हिंदी के 4 प्रारंभिक गद्य लेखकों के नाम आते हैं जिन्होंने
यानी गद्य के क्षेत्र में यानी गद्य विधाओं का विकास उन्हीं की रचनाओं से प्रारंभ माना जाता है। जैसे मान लीजिए मुंशी सदाशिवलाल, इंसा अल्लाह खां, लल्लू जी लाल और सदल मिश्र, उनका जो रचा हुआ गद्य साहित्य था, उसी गद्य साहित्य से हिंदी के गद्य का उद्भव और विकास माना जाता है। वैसे तो मान लीजिए सदल मिश्र ने एक रचना लिखी थी नासिक के तोपाख्यान, और एक दूसरा विद्वान था जिसने प्रेम सागर लिखी थी, रानी केतकी की कहानी लिखी गई थी। और इस प्रकार की रचनाओं से यानी गद्य का उद्भव और विकास माना जाता है। लेकिन आधुनिक काल में यानी गद्य साहित्य बहुत सारा साहित्य लिखा गया, लेकिन साहित्य की कौन कौन सी विधाएं थी? अब ये विधाएं हिंदी साहित्य में गद्य के क्षेत्र में नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, रिपोर्टाज है, कहानी है, संस्मरण है, लघु कथा है, ठुमरी है, रिपोर्टाज है, जीवनी है, आलोचना है, डायरी है, यात्रा वृत्तांत है, आदि जो विधाएं चली, वो विधाएं अपने अपने क्षेत्र में हर काल में प्रोग्रेस करती रही। 1843 से आलोचना ले लीजिए, डायरी ले लीजिए, यात्रा वृत्तांत ले लीजिए, उनकी एक लंबी परंपरा बन गई। लेकिन अपना आज का टॉपिक है निबंध। तो निबंध के बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान करना चाहूंगा कि निबंध क्या होता है। निबंध को लेकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, कई विद्वानों ने अपने मत दिए हैं। लेकिन निबंध एक ऐसी गद्य की विधा है जो स्वतंत्र है, यानी उनके भावों को, विचारों को, यानी व्यक्ति के भावों को, विचारों को प्रकट करने वाली रचना निबंध है। और निबंध, जब कोई निबंधकार निबंध लिखता है तो वह उसमें अपनी स्वतंत्रता के अनुसार यानी अपने भावों की अभिव्यक्ति प्रकट करता है। लेकिन भाव और विचार जब वो निबंध में प्रकट करता है तो निबंध में यानी ऐसे शब्दों की योजना होनी चाहिए, ऐसे शब्द होने चाहिए, ऐसे वाक्य योजना होनी चाहिए जो एकदम से सही हो, सुंदर हो, स्पष्ट हो। तो कुछ लोग कहते हैं कि निबंध क्या है, निबंधों में किसके भाव हैं? तो निबंधों में यानी व्यक्ति स्वतंत्र होता है। व्यक्ति के मन में जो भी आता है, जो भी विचार आते हैं, जो भी भावनाएं आती हैं, जो भी कल्पनाएं आती हैं, वो उन्हीं भावों को, विचारों को, कल्पनाओं को अपने लेखनी के माध्यम से उतार करके पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत कर देता है, तो वो ही निबंध है। अब निबंध कैसे होने चाहिए? तो उसको लेकर के भी विद्वानों ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह माना है कि निबंध में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए और निबंध किस प्रकार के होने चाहिए। तो आलोचकों ने निबंध की शैलियां भी बताई हैं। तो शैली यानी निबंध किस प्रकार के होने चाहिए, तो निबंध कहते हैं कि वर्णनात्मक निबंध भी हो सकते हैं, विचारात्मक निबंध भी हो सकते हैं, भावात्मक निबंध भी होते हैं, शब्दगत कथनात्मक निबंध भी हो सकते हैं। लेकिन निबंध की एक ऐसी शैली होनी चाहिए जो पाठक को हृदयग्राही हो। यानी जब निबंध पढ़ें तो व्यक्ति के अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य को आधार मान करके यह महसूस किया जाए कि निबंध वास्तव में ऐसा होना चाहिए। तो निबंध यानी व्यक्ति के स्वतंत्रता को प्रकट करने वाली एक विधा है जिसमें वो अपने मन चाहे विचार प्रकट कर सकता है। इसके संबंध में मोंटेड़ एक विद्वान है जिसने कहा है कि निबंध को परिभाषित करते हुए निबंध विचारों, उद्धरणों और कथाओं का मिश्रण है।
उनके अनुसार निबंध अपनी आत्मा को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयत्न मात्र है, जिसमें इनके निजी विचार व कल्पनाएं हैं, कोई नवीन खोज नहीं। कुछ विद्वानों ने निबंध के विचारात्मक रूप पर जोर दिया। बैंकन व रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को गंभीर विचार प्रकाशन का साधन माना। मात्र विचार की ही सब कुछ मान लेने से निबंध का स्वरूप संकुचित हो जाता है। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो, उसे विद्वानों ने निबंध माना है। और ये जो बातें हैं, ये बातें निबंध में एकदम से सही लागू होती हैं। चाहे निबंध हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारी वाजपेयी और बालकृष्ण भट्ट, इनके निबंध इसी दृष्टि से हिंदी साहित्य में देखे जाते हैं। अब निबंध में स्वाधीन चिंतन से ही लेखक मौलिक व निजी रूप में उपस्थित रहता है। अनुभूतियों में रागात्मकता, भावुकता तथा हृदय पक्ष उपस्थित रहता है। निश्चल में शुद्धता, स्पष्टता व अपनापन है। सरस रसयुक्त है, मर्यादित संबंधता, पूर्णता व सीमा है। निबंध में वर्णित विषय बहुत विस्तार के साथ विवेचित नहीं किया जा सकता। निबंध आकार में छोटा होता है। भाषा मर्यादा भी आवश्यक है। कम से कम संख्या में अधिक से अधिक उपयोगी शब्दों का प्रयोग, एक भी शब्द व्यर्थ न हो। निबंध की भाषा में संक्षिप्तता, शक्ति व गति होनी चाहिए। निबंधकार थोड़े शब्दों में अर्थ की व्यापकता उपस्थित कर सकता है। निबंध में तारतम्यता, संतुलन व पूर्णता होनी चाहिए। व्यक्तित्व के रूप में रचयिता का जीवन दर्शन निबंध की अनिवार्यता है। वस्तुतः निबंध भी अंतः व बाह्य दोनों ही रूपों की अनिवार्यता है। तो इस प्रकार इन बातों को ध्यान में रख करके जो कोई गद्यकार निबंध के क्षेत्र में निबंध लिखना चाहता है, तो ऐसी बातों को ध्यान में अगर वो रखता है तो उसका निबंध यानी निबंध की दृष्टि से एक उच्च कोटि का निबंध होगा। और निबंध का ज़्यादा अध्ययन करने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत सारी बातें बताई हैं, जो बातें हिंदी साहित्य में निबंध के क्षेत्र में लागू होती हैं। और निबंध में यानी जैसे मैंने बताया कि व्यक्ति का व्यक्तित्व और व्यक्ति के विचार, उसकी आत्मा, उसके भाव आदि को यानी दूसरों के सामने प्रस्तुत कर देना सरल शब्दों में, अर्थों में, वो सही निबंध है। और निबंध वो ही होना चाहिए जो पाठक को हृदय ग्राही हो। तो प्यारे छात्रों, आज के इस लेक्चर में मैं निबंध के बारे में इतनी ही चर्चा करूंगा और बाकी की चर्चा आगे जो क्लास होगी उसमें करेंगे। धन्यवाद।